नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार युवाओं, किसानों, महिलाओं और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे छाए हुए हैं। सभी दलों की चुनावी राजनीति इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। ये इस बात का भी संकेत है कि इस बार प्रदेश में विकास और समावेशी राजनीति हावी है। आमतौर पर होने वाली जाति आधारित राजनीति से निकलकर अब बिहार एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। जातीय गठजोड़ का फॉर्मूला हाशिए पर है और विकास सभी दलों के एजेंडे में सबसे ऊपर है। तो चलते हैं बिहार के इस बेहद दिलचस्प चुनावी समर में। बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां कोविड काल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश में राजनीतिक जोर आजमाइश इस वक्त चरम पर है। कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। बिहार का वोटर, जो अपनी प्रखर राजनीतिक समझ के लिए जाना जाता है, इस बार विकास को तवज्जो दे रहा है। जानकारों के मुताबिक इस चुनाव में भविष्य की राजनीति के प्रबल संकेत भी छुपे हैं। बिहार का चुनावी संग्राम, एनडीए की महारैली, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ। ये तस्वीरें हैं उस मजबूत गठजोड़ की जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की तारीफ करते दिखे। वहीं नीतीश कुमार भी केंद्र के कामकाज पर वोट मांगते नजर आए। विकास को लेकर दोनों नेताओं की एक जैसी सोच से प्रदेश में न सिर्फ समावेशी राजनीति को बल मिला, बल्कि विकास किसी खास वर्ग या समुदाय तक सीमित न होकर सभी वर्गों तक पहुंचने लगा। महागठबंधन से नाता तोड़कर 2017 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए तो इस गठजोड़ का फायदा प्रदेश को बड़े पैमाने पर पहुंचा। दोनों दलों के गठबंधन ने समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए। बीते 3 साल में केंद्र की योजनाओं पर बिहार में तेजी से अमल हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बिहार के करीब 75 लाख किसानों को फायदा पहुंचा। जनधन योजना के तहत बिहार में 4 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले गए। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 53,73,000 से ज्यादा लाभार्थियों की पहचान कर ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार से की गई और इसके तहत आने वाले 6 राज्यों के 116 जिले में बिहार के 32 जिले शामिल हैं। हाल ही में बिहार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की भी शुरुआत की गई। जहां केंद्रीय योजनाओं पर तेजी से अमल हुआ, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की योजनाओं ने भी रफ्तार पकड़ी। जो 2017 में जेडीयू की जो राजग में वापसी हुई, एनडीए में वापसी हुई, उसका फायदा बिहार को मिला। आज जनधन अकाउंट, किसान सम्मान निधि, सड़कों का जो जाल बिछाया है वो, उज्ज्वला योजना, ग्रामीण और शहरी आवास, जो एनटीपीसी के प्लांट शुरू हैं, ये सब, और जो बिजली की उपलब्धता जो है निरंतर बढ़ी है, इन सब का लाभ बिहार को निश्चित रूप से हुआ है। 3 साल के दौरान बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सड़कों, पुलों के निर्माण काम में तेजी आई। दरभंगा एयरपोर्ट का काम तेजी से पूरा किया गया और 8 नवंबर से हवाई यात्रा शुरू होने की उम्मीद है। दरभंगा एम्स के लिए भी 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की जा चुकी है। चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपलब्धियां गिनाते हुए कहते हैं कि उन्होंने हर वर्ग, हर तबके के विकास के लिए काम किया है। कानून व्यवस्था में सुधार के साथ बच्चियों को साइकिल और पोशाक के जरिए पढ़ने और आगे बढ़ने का हौसला दिया गया, तो महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में 50%
और नौकरियों में 1/3 आरक्षण देकर सशक्त किया गया। वो कह रहे हैं कि हर घर बिजली और 80% घरों तक नल का जल पहुंचाने का काम पूरा किया जा चुका है। सरकार बनने पर अब वो हर गांव में सोलर लाइट की रोशनी और हर खेत तक पानी का वादा भी कर रहे हैं। जाहिर है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की नीतीश कुमार सरकार के तालमेल से बिहार के विकास को जो गति मिली है, उससे जनता की उम्मीदों को नई उड़ान मिली है। ऐसे में लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। अभी प्राइवेट सेक्टर वगैरह जो बहुत बिहार में आ नहीं पाए, बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बिहार में कल कारखाने खुलें, उसके लिए वो स्थितियां बने। तो इस बार जो भी दल सत्ता में आए तो उसको ये देखना पड़ेगा कि जो इन पिछले 15 वर्षों में जो आधार खड़ा हुआ है, बिजली, पानी, सड़क, इन सब का, उसके ऊपर जो है ऐसा क्या किया जाए कि बिहार में कल कारखाने लगे। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और फिर एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हैं, जो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, जिनके साथ लालू यादव की विरासत है। फिलहाल बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध नए दौर में पहुंच चुके हैं, तो बिहार भी समावेशी राजनीति के दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां अब जात पात नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हावी हैं और जनता की अपेक्षाएं भी यही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए जनता के सामने वादों की लंबी फेहरिस्त रखी है, जिसमें लुभावनी वादों के साथ नए बिहार का संकल्प भी है। सत्ताधारी एनडीए में शामिल दल और विपक्षी महागठबंधन बड़े बड़े भी चुनावी वादों के साथ जनता के सामने आए, तो वहीं छोटी छोटी पार्टियों ने भी जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। किसी ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन की बात की है, तो कोई 10 लाख नौकरी का वादा कर रहा है, कोई किसानों की फिक्र कर रहा है, तो कोई बिहार की जनता से एक मौका मांग रहा है। सभी दलों के चुनावी घोषणा पत्र में इस बार युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं के मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। जाहिर है जातीय सम्मेलनों, आंदोलनों और वर्ग संघर्ष की पहचान वाले प्रदेश की सियासत में ये बड़ा बदलाव है। इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 7 निश्चय के जरिए प्रदेश के विकास का खाका पेश किया है। पूरे होते वादे अब हैं नए इरादे नारे के साथ जेडीयू घोषणा पत्र में जहां 7 निश्चय के पहले भाग को पूरा करने का दावा किया गया है, वहीं सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार के लक्ष्य के साथ 7 निश्चय पार्ट 2 को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। 7 निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। इसके अलावा सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्क और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का भी वादा किया गया है। बीजेपी ने भाजपा है तो भरोसा है का नारा दिया है और अपने घोषणा पत्र में 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प के साथ अगले 5 बरस में आत्मनिर्भर बिहार के लिए खाका पेश किया है। इसमें सबसे ऊपर है कोरोना वैक्सीन तैयार होने और आईसीएमआर से मंजूरी के बाद प्रदेश में निःशुल्क टीकाकरण का वादा। युवाओं पर खास ध्यान देते हुए बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा किया है। इनमें 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति और स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख नौकरी के अवसर मुहैया कराना शामिल है। स्वयं सहायता समूहों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का भी वादा किया गया है। मानव विकास पर केंद्रित राजनीति ने सबको एहसास करा दिया है कि जनता को महज बयानबाजी नहीं बल्कि सड़क, बिजली, पानी से आगे शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार के साधनों की दरकार है। यही कारण है कि माई समीकरण के सहारे बरसों तक सूबे की सियासत में शीर्ष पर रहे आरजेडी के एजेंडे में भी बेरोजगार, मजदूर, किसान
और महिलाएं प्रमुखता से शामिल हैं। प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम से महागठबंधन के लिए जारी संकल्प पत्र में आरजेडी के साथ कांग्रेस और वाम दलों ने भी बिहार के लिए अपनी प्राथमिकताएं जनता के सामने रखी हैं। इसमें युवाओं को 10 लाख नौकरी के वादे का जिक्र प्रमुखता से किया गया है। इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता, किसानों की कर्ज माफी, संसद से पारित कृषि बिलों को अस्वीकार करना, शिक्षकों के लिए समान काम का समान वेतन, जीविका दीदियों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ नियमित वेतन और नौकरी, महंगी बिजली दर को कम करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसे 25 वायदों को शामिल किया गया है। आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अलग से जारी घोषणा पत्र में भी कमोबेश इन्हीं वायदों को दोहराया है। एनडीए में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के घोषणा पत्र में शिक्षण संस्थानों में मुफ्त वाईफाई, गरीबों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना, हर जिले में ब्लड बैंक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 1.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। एनडीए से अलग हो चुनाव मैदान में उतरी एलजेपी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से अपना विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखा है, जिसमें सभी विभागों के अनुमोदित और स्वीकृत पदों में शीघ्र बहाली, संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करना, समान काम के लिए समान वेतन, रोजगार पोर्टल और युवा आयोग का गठन करने के वायदे प्रमुखता से शामिल हैं। इसके अलावा माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण, सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने समेत कई और वायदे भी एलजेपी घोषणा पत्र में किए गए हैं। बिहार चुनाव में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट की अगुवाई कर रहे उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने उपेंद्र है तो उम्मीद है के नारे के साथ अपना वचन पत्र जारी किया है, जिसमें 25 सूत्री शिक्षा सुधार के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वायदा किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, किसानों के हित और कृषि सुधार के लिए काम करने, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर लगाम, पक्षपात रहित न्याय व्यवस्था, युवा, महिला सशक्तिकरण और बाल सुरक्षा पर आरएलएसपी के वचन पत्र में विशेष जोर दिया गया है। अपने अपने घोषणा पत्र में सभी पार्टियों ने इस बार रोजगार और युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प जनता के सामने रखा है। इससे ये बात साफ हो गई है कि बिहार की राजनीति अब विकास के रास्ते पर चल पड़ी है, लेकिन चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में विकास के एजेंडे को सभी पार्टियां प्रमुखता से उठा रही हैं। सभी दलों की कोशिश सबसे बड़े दल के तौर पर उभरने और ज्यादा सीटें हासिल करने की है। इसलिए कुछ नए गठबंधन बने हैं तो कुछ दल पुराने सहयोगियों के साथ मैदान में हैं। एलजेपी जैसे दल चुनावी समर में अकेले ताल ठोक रहे हैं, लेकिन पिछले 3 चुनाव के नतीजे बताते हैं कि राज्य में गठबंधन की राजनीति असरदार रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार गठबंधनों की भी परीक्षा होगी। छोटी बड़ी सभी पार्टियां गठबंधन का हिस्सा होकर चुनाव लड़ रही हैं। कुछ दल चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले ही साथ आ गए, तो कई दलों ने चुनावों की घोषणा के बाद तालमेल का ऐलान किया। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू तो हैं ही, लेकिन 2 नए दल भी साथ आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी। ये दोनों ही दल आरजेडी के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इन्होंने अलग राह पकड़ ली। इन दोनों दलों से एनडीए को कुछ सीटों पर मदद मिल सकती है। बीजेपी जेडीयू गठजोड़ की बात करें तो ये असरदार रहा है। सन 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव इसकी गवाही भी देते हैं। एनडीए को चुनौती दे रहा है महागठबंधन, जिसकी अगुवाई कर रही है लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल,
और इसका दारमुदार है तेजस्वी यादव के कंधों पर। महागठबंधन में पिछली बार की तरह ही इस बार भी कांग्रेस साथ है, लेकिन 3 प्रमुख वामपंथी दल सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल भी इसका हिस्सा बने हैं। अलग विचारधारा और आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद आरजेडी और कांग्रेस के साथ इस चुनावी तालमेल से वाम दल अपनी पुरानी जमीन तलाशने में जुटे हैं, तो आरजेडी सत्ता में वापसी की उम्मीद लगा रही है। स्थितियों में कुछ बदलाव आया है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मुख्य खिलाड़ी अभी कहा जाए तो अब उधर एक तेजस्वी यादव एक तरफ है, तो एक तरफ जो है बीजेपी और इनका धड़ा है, जेडीयू का धड़ा है। आप एक तरीके ये कहिए कि एक उस कैंप को लालू प्रसाद और उसकी राजनीति का वाहक माना जाता है, संवाहक माना जाता है। दूसरी तरफ जो एनडीए का कैंप है उसको नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, जिसको सो कॉल्ड डबल इंजन के नीतियों और कार्यक्रमों का वाहक माना जाता है। एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देने के लिए बिहार में 6 पार्टियों का ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट भी चुनावी मैदान में है। इस फ्रंट में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, मायावती की बीएसपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव का समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट शामिल है। इस फ्रंट की ओर से उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। इसके अलावा एक और गठबंधन इस बार के चुनाव में सामने आया है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के अलावा चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, एमके फैजी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और वीएल मतंग की बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस ने जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। जानकारों का मानना है कि छोटे दलों के ये गठबंधन भी चुनाव पर असर डालेंगे और कुछ सीटों पर जीत के साथ ही हार जीत का समीकरण भी बिगाड़ सकते हैं। बिहार चुनाव में इस बार लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ अपना अटूट समर्थन जाहिर करते हुए भी जेडीयू के खिलाफ डटे रहने और बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने की जिद बरकरार रखी है। ऐसे में चिराग के इस रुख से मतदाता ही नहीं, राजनीतिक दल सभी असमंजस में हैं। एलजेपी का अपना कोई सपोर्ट बेस इतना सब्सटैंटिव नहीं है कि अपने बूथे पे वो जीत सके। कुछ जगह वो हारने या किसी को जीतने में जहां क्लोज मार्जिन का इशू होता है वहां पे एलजेपी मदद करता है। बिहार की राजनीति में आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू 3 पार्टियों का चुनावी गणित ऐसा रहा है कि इनमें से अब तक अकेले तो कोई सरकार नहीं बना सका है, लेकिन जैसे ही कोई 2 दल मिल जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है। कम से कम सन 2005 से लेकर अब तक हुए 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे तो यही कहते हैं। हालांकि इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा छोटी पार्टियों के 2 नए गठबंधन भी मैदान में हैं। ऐसे में सबको चुनाव के नतीजों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव का नतीजा चाहे जो आए, लेकिन इस चुनाव में राजनीतिक विरासत संभालने के लिए नई पीढ़ी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। आरजेडी और एलजेपी की बात करें तो पार्टी की कमान युवा चेहरों के जिम्मे है। जहां तेजस्वी यादव के सामने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह सियासी पिच पर टिकने की चुनौती है, तो चिराग पासवान के सामने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है। वहीं कई राजनीतिक दिग्गजों के बेटे और बेटियां भी सियासी विरासत संभालने के लिए चुनाव मैदान में हैं। बिहार में चुनाव मैदान से लेकर सियासी मंच तक, पार्टी के पोस्टरों और झंडों से लेकर पब्लिक रैलियों तक, हर तरफ राजनीतिक विरासत संभालने आए वारिस छाए हुए हैं। लेकिन इस चुनौती को पार कर पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले तेजस्वी यादव की, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। करिश्माई पिता की अनुपस्थिति में पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभालने के साथ
वो राघोपुर सीट से फिर चुनाव मैदान में हैं। साथ ही तेजस्वी यादव इस बार महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी हैं। चुनावी समर में तेजस्वी को कांग्रेस और वाम दलों का सहारा है, लेकिन तेजस्वी के सामने चुनौतियां भी हैं। इनमें बिखरे हुए जन समर्थन को इकट्ठा करना, पार्टी के भीतर और बाहर मतभेदों को दबाने के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से तालमेल बिठाना सबसे अहम है। हालांकि लालू यादव के सक्रिय राजनीति से दूर होने के कारण ये चुनौती मुश्किल हो गई है। एक अजीब सी विडंबना है, पिताजी की लेगेसी उनको बढ़ानी है MY कॉम्बिनेशन को लेकर के। बगैर पिताजी के नाम के तेजस्वी यादव का नाम कोई नहीं जानता। दूसरी चीज ये है कि उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो जंगल राज की बात हो जाती है। तो तेजस्वी यादव के सामने एक अजीब सी विडंबना है कि किसको लेकर के आगे बढ़ाएं और किसको छोड़ें। अब बात रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी की जिम्मेदारी सौंप दी थी। हाल ही में रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि चिराग ने राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे एनडीए से नाता तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, जिसके बाद एलजेपी की चुनावी नैया पार लगाने का सारा दारोमदार उन पर आ गया है। ऐसे में चिराग के सामने चुनौतियां हैं तो संभावनाएं भी हैं। पासवान जी को तो चुनावी खेल का बड़ा मजा व खिलाड़ी माना जाता था। कहा कि जहाँ वो जाते हैं उसका मतलब जो है हवा उधर की है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उनके पुत्र उस ख्याति को जो अपने पिता से की थी उसको अर्न नहीं कर पाएंगे। बिहार चुनाव में इस बार सिर्फ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का ही नहीं, बल्कि कई और राजनीतिक वारिसों का भी इम्तिहान होना है। फिल्म अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर पटना की बांकीपुर सीट से मैदान में हैं, तो राजगीर सीट से हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के पुत्र कौशल किशोर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी समर में कई बेटियां भी अपने परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आगे आई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी कांग्रेस के टिकट पर मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से चुनाव मैदान में हैं। मधेपुरा शरद यादव की परंपरागत लोकसभा सीट रही है और सुभाषिनी अपने पिता के चुनाव प्रचार में मधेपुरा आती रही हैं। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी और निशानेबाज श्रेयसी सिंह जमुई सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। प्लूरल्स पार्टी बनाकर सुर्खियों में आई पुष्पम प्रिया चौधरी जेडीयू नेता विनोद चौधरी की बेटी हैं। वो पटना की बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनका दावा है कि वो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाना चाहती हैं। ये नई पीढ़ी के नए नेता हैं। इनका अंदाज नया है, लोगों से जुड़ने का इनका तरीका नया है, लेकिन चुनौती इनके सामने ये है कि इन्हें लेकर जनता की उम्मीदें भी इनसे कुछ नई हैं। गांव भी आधुनिक होना चाहता है, शहर एक बेहतर जिंदगी चाहता है, बिहारी बिहार में अवसर चाहता है, नौकरी चाहता है, वही सम्मान चाहता है जो उसे प्रदेश के बाहर जाकर मिलता है। राजनीतिक विरासत के चलते उम्मीदों का बोझ इन नए कंधों पर औरों से कहीं ज्यादा होगा। अब देखते हैं कि जनता इन कंधों पर कितना भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में इस बार बड़ी संख्या में 45 साल से कम उम्र के उम्मीदवार बड़ी पार्टियों के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। इनमें उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भी शामिल हैं, जो एक बड़ा बदलाव है। वहीं बीते 4-5 दशक से देश और प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाले कई दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी में ये चुनाव हो रहे हैं। चारा घोटाले में सजा याफ्ता होने की वजह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तो खराब स्वास्थ्य की वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव पहली बार विधानसभा चुनाव में सक्रिय नहीं हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से दूर हैं।
चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दिसंबर 2017 से ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रांची जेल में बंद हैं। इसी वजह से वो 2019 लोकसभा चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक करियर में ये पहली बार है जब लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय नहीं हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के बैनर और होर्डिंग से भी वो गायब हैं। बावजूद इसके जेडीयू और बीजेपी की ओर से उन्हें लड़ाई की धुरी बनाने की बार बार कोशिश हो रही है। लालू प्रसाद एक तरीके से भले ही चुनाव मैदान में खुद नहीं खड़े हैं, वो जेल में हैं, लेकिन वो आज भी बिहार चुनाव में एक मुद्दा है। भले ही उनके पोस्टर बैनर नहीं लगे, फिर भी वो बिहार में चर्चा के विषय, चुनावी चर्चा के विषय है। तो इसलिए उनको ध्यान में रख के एक बड़ा तबका अपने वोटों का फैसला करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार विधानसभा का ये पहला चुनाव है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रामविलास पासवान पूरी तरह सक्रिय थे। अपने 5 दशक के राजनीतिक सफर में उन्होंने कई चुनाव लड़े और हर चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई। इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले वो काफी सक्रिय थे, लेकिन 8 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। अब उनकी पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी उनके बेटे चिराग पासवान पर है। रामविलास पासवान एक बड़े नेता हो रहे हैं। वो दलित समाज से आते थे, पासवान समाज से, लेकिन उनकी पकड़ और पहुंच जो थी समाज के सभी वर्गों और सभी हिस्सों में थी, इसीलिए वो इतने बड़े नेता हुए। बिहार में जमीनी स्तर के दिग्गज नेताओं में शुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद भी ये पहला विधानसभा चुनाव है। तमाम उतार चढ़ाव, आरोपों प्रत्यारोपों, हार जीत और हर कदम पर लालू यादव के साथ खड़े दिखने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने निधन से 2 दिन पहले पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। 13 सितंबर 2020 को उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे सत्य प्रकाश सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। दिग्गज ओबीसी नेताओं में शामिल कभी नीतीश कुमार के करीबियों में से एक और एनडीए के अहम नेताओं में शुमार रहे शरद यादव भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से दूर हैं। वजह है खराब स्वास्थ्य। हालांकि उनकी बेटी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में इस बार का बिहार चुनाव कई मायनों में दिलचस्प है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय जो हो, लेकिन आखिर में मतदाता ही तय करेंगे कि किस मुद्दे या नेता ने चुनाव पर कितना असर डाला। इसके लिए सभी को 10 नवंबर तक इंतजार करना होगा, जब वोटों की गिनती होगी और ईवीएम में बंद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ बिहार की बिसात से जुड़ी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।